बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। कुंडे के साथ चमड़े का एक लंबा सा फीता भी लटका हुआ था। इसने वो फीता कुंडे में डालकर 2-3 बल देकर गिरा लगा दी। दूसरी तरफ का दरवाजा भी इसी तरह बंद किया और मेरे करीब आकर बैठ गई। वो अचानक ही इसी तरह कपकपाने लगी थी जैसे सर्दी चढ़ गई हो। मैंने अपने पैरों की तरफ पड़े हुए दोनों कंबल खोल लिए और मेरे कुछ कहने से पहले ही बिमला कंबल में घुस गई। इसका बदन वाज़े तौर पर कपकपा रहा था। मैंने बाकी 2 कंबल भी उठाकर इसके ऊपर डाल दिए। सिर्फ एक कंबल ऐसा था जो मैंने भी जुज़वी तौर पर ओढ़ रखा था। बिमला का सर मेरे घुटने पर टिका हुआ था। वो चाकू की तरह दोहरी होकर कंबलों में दुबकी हुई थी और फिर अचानक ही इसकी सिसकियों की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। बिमला रो रही थी, लेकिन मैंने इसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। बिमला रोते रोते सो गई। मैंने इस पर कंबल दुरुस्त कर दिए और खुद भी कंबल लपेट कर इसके करीब ही लेट गया। 3 फुट की बुलंदी तक झोंपड़े की दीवार पत्थरों से बनाई गई थी और इससे ऊपर लकड़ियां खड़ी करके दरख्तों की खुश्क शाखों और झाड़ियों से दीवार बनाई गई थी। इन दीवारों पर अंदर और बाहर की तरफ याक की खाल डाल दी गई थी और इन खालों की वजह से ये झोंपड़े बारिश और हवा से महफूज हो गए थे। सिम्बा ने ठीक कहा था कि रात को सर्दी बढ़ जाएगी। झोंपड़े के दोनों दरवाजे अगरचे बंद थे, लेकिन इनमें कुछ झुर्रियां सी रह गई थी जिनसे हवा की आमदोरफ्त जारी थी और इस हवा से झोंपड़े की फजा काफी ठंडी हो रही थी। लगता था जैसे सर्द खाने में बैठे हुए हों। बिमला ने अगरचे 3 कंबल ओढ़े हुए थे, लेकिन वो इस तरह सिमटी हुई थी जैसे घुटने पेट से लगे हुए थे और कभी कभी तो वो सोते ही में कपकपाने लगती थी। मैं झोंपड़े की दीवार से टेक लगाए बैठा रात भर यही सोचता रहा कि मैं कौन हूँ, बिमला कौन है और मैं इसके साथ इन पहाड़ों में सफर क्यों कर रहा था। मेरे दिमाग में कभी सनसनाहट और कभी धमाके होने लगते, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। दिमाग में शदीद टेसें उठने लगती और मैं इनसे निजात हासिल करने के लिए जोर जोर से सर झटकने लगता। वो रात का आखिरी पहर था। हर तरफ गहरा सुकूत और सन्नाटा था। कंबलों में दुबकी हुई बिमला के बहुत हल्के खराटों के और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अचानक ही मैं आवाज सुनकर मैं चौंक गया। यूं लगा था जैसे चंद छोटे पत्थरों के पैरों से टकराकर लुढ़के हों। इसके बाद एकदम जैसा सन्नाटा छा गया। मैं संभल कर बैठ गया और किसी किस्म की आवाज सुनने की कोशिश करने लगा। 2-3 मिनट गुजर गए और फिर सन्नाटे में आवाज दोबारा सुनाई दी। बिल्कुल यूं लगा जैसे जमीन पर बिखरे हुए छोटे छोटे पत्थरों पर कोई शख्स बहुत एहतियात से चलने की कोशिश कर रहा हो। मैं सांस रोक के बैठा रहा। वो आवाज झोंपड़े के मशरकी दरवाजे के करीब आकर रुक गई। एक बार फिर खामोशी छा गई और इस मर्तबा मुझे चौंक जाना पड़ा। झोंपड़े का दरवाजा बहुत आहिस्तगी से हरकत कर रहा था। दरवाजे के तख्ते में तकरीबन 1 इंच का खिला था। मेरा ख्याल था कि बाहर कोई जानवर होगा। दरवाजे के करीब आकर बैठ गया था, लेकिन दूसरे ही लम्हे इंसानी उंगलियां दरवाजे के इस खला में दाखिल होते देखकर मेरे पूरे जिस्म में सनसनी की एक लहर सी दौड़ गई। बाहर कोई जानवर नहीं, इंसान था जो 2 उंगलियां दरवाजे के खला में दाखिल करके चमड़े का फीता खोलने की कोशिश कर रहा था। मेरा हाथ गैर इरादी तौर पर अपनी सीधी पिंडली पर पहुंच गया। इसके साथ ही मेरे दिमाग में धमाका सा हुआ और तेज सनसनाहट होने लगी जैसे तेज आंधियां चल रही हों। मेरे लाशऊर से कोई बात उभर कर सामने आना चाहती थी, लेकिन दिमाग में सुइयों की चुभन सी महसूस होने लगी। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे हाथ की उंगलियां पिंडली को टटोल रही थी और फिर मैं एक झटके से सीधा होकर बैठ गया और आंखें खोल दी। मेरी नजरें दरवाजे की तरफ उठ गईं। वो दोनों इंसानी उंगलियां अब भी दरवाजे पर चमड़े का फीता खोलने की कोशिश कर रही थी। कौन है? बाहर कौन है? मैं एक झटके से उठकर दरवाजे के करीब पहुंच गया। मैंने इन दोनों उंगलियों को पकड़ने की कोशिश की थी। वो हाथ पीछे हट गया और फिर ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई आदमी पत्थरों पर दौड़ता हुआ दूर चला गया हो। चंद लम्हों बाद फिर सन्नाटा तारी हो गया। बिमला मेरी आवाज से जाग गई थी। क्या हुआ हिम्मत सिंह? कौन है? इसने वहशतज़दा नजरों से मेरी तरफ देखा। पता नहीं कौन था। हाथ अंदर डालकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। मैंने जवाब दिया। बिमला के चेहरे पर खौफ के साए रक्स करने लगे। वो एक झटके से उठकर मेरे करीब आ गई। इसने दरवाजे पर चमड़े के फीते को मजीद गिरहें लगा दी और मेरा हाथ पकड़कर दोबारा गद्दे पर आ गई। वो सर्दी और खौफ से कांप रही थी। वो मेरे साथ जुड़कर बैठ गई और तमाम कंबल ऊपर डाल लिए। कोई जानवर होगा। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। सिम्बा ने खबरदार भी कर दिया था कि रात को जंगली जानवर इस तरफ फिरते रहते हैं। जानवर नहीं, कोई इंसान था, मैंने जवाब दिया। वो हाथ अंदर डालकर दरवाजे का फीता खोलने की कोशिश कर रहा था। इस कबीले के लोग बज़ाहिर बहुत शरीफ लगते हैं, लेकिन किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे तो बहुत डर
डर लग रहा है। बिमला ने कहा, तुम कुछ याद करने की कोशिश करो हिम्मत सिंह, मैंने अभी तक इन्हें तुम्हारे और अपने बारे में कुछ नहीं बताया। ये लोग हमें टूरिस्ट समझ रहे हैं जो भटक कर इस तरफ निकल आए हैं। अगर इन्हें हमारी असलियत का पता चल गया तो न जाने हमारे साथ क्या सलूक करें। किसी मुहज्जब आबादी से सैकड़ों मील दूर अजनबी लोगों में घिरे हुए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अपनी याददाश्त को वापस लाने की कोशिश करो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैंने बेबसी से सर झटक दिया। बिमला मुझसे लिपट कर सिसकियां भरने लगी। मैं इसे अपने से अलग करने की बजाय इसका कंधा थपथपाने लगा। क्या होगा हिम्मत सिंह? इसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मैं इसकी बात का कोई जवाब नहीं दे सका, मेरे पास कोई जवाब था ही नहीं। रात आखिरी पहर भी बीत रहा था। बिमला कभी ऊँगने लगती और कभी मेरे साथ लिपट कर सिसकियां भरने लगती। बाहर बातों की और चलने फिरने की आवाजें सुनाई देने लगी तो बिमला भी उठकर दरवाजे के करीब पहुंच गई। पहले इसने दरवाजे की जर्री में से झांक कर देखा, फिर चरमी फीते की गिरहें खोलकर दरवाजा खोल दिया। हवा का एक यख बस्ता झोंका झोंपड़े में दाखिल हुआ और मैं एक लम्हे को कपकपा उठा। दिन की रोशनी फैल चुकी थी। मशरक पहाड़ों की बर्फपोश चोटियों पर सुर्खी फैल रही थी। फिर सूरज निकल आया और धूप की रो पहली किरणें झोंपड़े के खुले हुए दरवाजे से अंदर तक पहुंचने लगी। बिमला एक कंबल लपेट कर दरवाजे के सामने धूप में बैठ गई। मैं भी दरवाजे से बाहर देखने लगा। बस्ती के लोग बेदार हो चुके थे। बस्ती में इधर उधर लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो गई थी। थोड़ी ही देर बाद थ्योब हमारे झोंपड़े में आ गई। इसने वही रात वाला मुख्तसर सा लिबास पहन रखा था, घुटनों से ऊपर धोती की तरह लपेटी हुई चादर जिसके एक तरफ ऊपर तक छाल थी और जिस्म के बालाई हिस्से पर भी इसका लिबास मुख्तसर था। इस वक्त मैंने पहली मर्तबा तवज्जो से इसकी तरफ देखा। वो बड़ी जानदार औरत थी। थयूब ने मुस्कुराकर पहले बिमला की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखते हुए कुछ कहा भी था। अल्फाज तो मेरी समझ में नहीं आ सके लेकिन मफहूम वाज़े हो गया। वो यकीनन मेरी खैरियत दरियाफ्त कर रही थी। जवाब में मैंने भी मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया। थयूब ने बिमला को इशारा किया और बिमला उठकर इसके साथ चल पड़ी। झोंपड़े के खुले हुए दरवाजे से वो कुछ दूर तक मुझे नजर आती रही, फिर एक तरफ मुड़कर मेरी निगाहों से ओझल हो गई। इसके थोड़ी ही देर बाद 3-4 बच्चे दरवाजे के सामने आकर झोंपड़े में झांकने लगे। मैं इनके लिए अजूबा ही था। गुज़िश्ता शाम संबा ने बताया था कि इनकी ये बस्ती किसी भी मुहज्जब आबादी से सैकड़ों मील दूर है। कबीले के लोग इन ऊंचे पहाड़ों से बाहर कभी नहीं निकले। सिर्फ चंद लोग साल में एक मर्तबा मवेशी और अनाज वगैरह लेकर किसी शहर में जाते हैं। ये कबीला आम गुजरगाह से भी मीलों दूर है। इस तरफ सयाहों की आमदोरफ्त भी नहीं है। कभी कभार कोई भूला भटका सियाह इस तरफ आ निकलता है तो ये लोग इसे अजूबा ही समझते हैं। तकरीबन आधे घंटे बाद थयूब और बिमला वापस आ गईं। वो दरिया की तरफ आई थी। बिमला ने मुंह धो लिया था और वो टीन के एक डिब्बे में मेरे लिए पानी ले आई थी जिसे इसने झोंपड़े के बाहर रख दिया था। थयूब बिमला को झोंपड़े के सामने छोड़कर चली गई थी। बिमला के इशारे पर मैं उठकर बाहर आ गया और डिब्बे से पानी लेकर मुंह हाथ धोने लगा। बिमला मेरा मुंह धुला रही थी। हम दोनों झोंपड़े के सामने धूप में बैठ गए। इसके थोड़ी ही देर बाद थयूब हमारे लिए नाश्ता ले आई। चौ की रोटी, कहवा और याक का बुना हुआ गोश्त था। यही इन लोगों की खुराक थी। हम अभी नाश्ता कर रहे थे कि सिम्बा और मुखिया भी वैद के साथ वहां पहुंच गए। मैंने नाश्ता छोड़ दिया। वैद ने मेरे सर की पट्टी खोली और दोबारा वही मरहम लगाकर पट्टी कस दी। सिम्बा ने शायद इसे मेरी याददाश्त के बारे में बता दिया था। पट्टी बांधकर वैद सिम्बा के तवस्सुत से मुझसे कुछ बातें पूछता रहा। परेशान होने की जरूरत नहीं, इसने नरम लहजे में कहते हुए मेरे हाथ पर हाथ रख दिया। अक्सर ऐसा होता है कि किसी हादसे के बाद याददाश्त खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा वक्ती तौर पर होता है। मुमकिन है किसी और मामूली हादसे से या कोई गैर मामूली बात याद दिलाने से तुम्हारी याददाश्त लौट आए। वैद और मुखिया चले गए, अलबत्ता सिम्बा वहाँ बैठा रहा। वो मुझसे अपने इस तारांग कबीले के बारे में बता रहा था जो इसी तरह की छोटी छोटी चंद बस्तियों की सूरत में कुर्बो जवार की पहाड़ियों में फैला हुआ था। इसके कहने के मुताबिक ये कबीला सदियों पहले तिब्बत से हिजरत करके यहाँ आया था। ये लोग अगरचे बुनियादी तौर पर बुद्ध के पैरोकार थे, लेकिन इनके धर्म में बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी थी, बल्कि बुनियादी तौर पर किसी धर्म का वजूद ही नहीं रहा था। इनके यहाँ किसी इबादत का तस्वर नहीं था। सिम्बा तकरीबन 2 घंटों तक वहाँ बैठा रहा, फिर मुझे लेकर बस्ती की सैर कराने लगा। ज्यादातर मर्द बस्ती के बाहर पहाड़ियों के दामन में खेतों पर चले गए थे। औरतें अपने अपने कामों में मसरूफ थी। तमाम झोंपड़ों के 2-2 दरवाजे थे, एक मशरक की तरफ और दूसरा मगरब की तरफ।
तरफ। इस तरह झोंपड़ों के अंदर भी हवा और रोशनी का माकूल इंतजाम हो गया था। झोंपड़े बहुत साफ सुथरे थे, फर्श की लिपाई पोताई का बहुत ख्याल रखा गया था। कई झोंपड़ों में तो औरतें अब भी गारे से फर्श की लिपाई कर रही थी। यूं तो तमाम झोंपड़े बड़े बड़े और कशादा थे, ताहम मुखिया का झोंपड़ा सबसे बड़ा था। बाज झोंपड़े अंदर से 2 या 3 हिस्सों में तकसीम थे। हर झोंपड़े के सामने हाटकों पत्थरों से चूल्हे बने हुए थे और इनके करीब ही डिब्बों या मुख्तलिफ बर्तनों में पानी भी रखा हुआ था। मैं जिस तरफ से भी गुजरता, औरतें मुस्कुरा मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखती और बच्चे तो मुस्तकिल हमारे पीछे लगे हुए थे। सिम्बा एक झोंपड़े के सामने रुक गया। ये थापा का झोंपड़ा है, इसने बताया। औरतों के हवाले से इसे इस बस्ती का सबसे अमीर शख्स समझा जाता है। इसके कब्जे में 5 औरतें हैं और वो सब की सब इस वक्त तुम्हारे सामने मौजूद हैं। मैं हैरत से इन 5 औरतों को देखने लगा जो झोंपड़े के अंदर और इसके आसपास अपने अपने कामों में मसरूफ थी, लेकिन इनका मालिक थापा नजर नहीं आ रहा था, जिसके बारे में सिम्बा ने बताया कि वो किसी काम से सुबह पहाड़ों की तरफ वाली दूसरी बस्ती में चला गया था। वो पूरा दिन किसी गैर मामूली वाक़े के बगैर गुजर गया। ज्यादातर थयूब और दूसरी औरतों के साथ रही थी। शाम का अंधेरा फैलने से थोड़ी देर पहले बिमला झोंपड़े में आ गई। इसके थोड़ी ही देर बाद सिम्बा भी आ गया। वो हमें एक और झोंपड़े में ले गया। बिमला ने आज दिन में इसे बता दिया था कि गुज़श्ता रात किसी ने हमारे झोंपड़े का दरवाजा खोलने की कोशिश की थी और शायद इसीलिए सिम्बा ने हमारा झोंपड़ा तब्दील कर दिया है। हमारा ये नया झोंपड़ा कदरे बड़ा था और इसके इर्द गिर्द दूसरे झोंपड़े भी थे। सिम्बा के ख्याल में इस गुंजान आबादी में हमें कोई परेशान करने की कोशिश नहीं करता। इस रात सिम्बा भी हमारे पास देर तक बैठा रहा। जाने से पहले इसने वादा किया था कि वो इस बात का ख्याल रखेगा कि आज रात हमें कोई परेशान करने की कोशिश न करे। सिम्बा का कहना दुरुस्त साबित हुआ था। इस रात कोई गैर मामूली वाकया पेश नहीं आया। सुबह नाश्ते के बाद मैं अकेला ही टहलता हुआ दरिया की तरफ चला गया। बिमला हस्बे मामूल तयूब और बस्ती की औरतों के साथ थी। दरिया बस्ती से तकरीबन 100 गज के फासले पर था। किनारे पर पहुंचकर झाड़ियों के साथ साथ चलता हुआ काफी दूर निकल गया। तकरीबन 1 घंटे बाद जब मैं वापस आ रहा था तो एक जगह कदे आदम झाड़ियों में सरसराहट सुनकर रुक गया और मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देखने लगा। मेरा ख्याल था कोई जानवर होगा, लेकिन एक तरफ 2 औरतों को झाड़ियों से बरामद होते देखकर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। वो दोनों ज़ेरी लिबास पहने हुए थी। जिस्म के बालाई हिस्से नीम बरहना थे। इन दोनों के हसीन होने में कोई शुबा नहीं था, लेकिन इनके होंठों पर मुस्कुराहट बड़ी खतरनाक थी। वो दोनों चंद लम्हे मेरे चेहरे को तकती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगी। इनके खतरनाक इरादे भांपने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। इनके होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो दोनों बाहें फैलाकर और कदरे झुककर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगी। इनका अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी मुर्गे को घेरने की कोशिश की जा रही हो। मैं उल्टे कदमों पीछे हटने लगा। इस वक्त मेरे दिमाग में सनसनाहट हो रही थी। सिम्बा ने मुझे अपने कबीले के बारे में बहुत कुछ बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि इस कबीले की औरतें किसी वक्त इस कदर खतरनाक भी हो सकती हैं। उल्टे कदमों पीछे हटते हुए मेरा पैर एक पत्थर से टकरा गया। मैं लड़खड़ा कर रह गया। तवाज़ुन बिगड़ गया था। मैंने संभलने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका और पुश्त के बल जमीन पर गिरा। ये भी गनीमत था कि गिरते हुए मेरे दोनों हाथ जमीन पर टिक गए थे। वो दोनों खूंखार बिल्लियों की तरह मुझ पर झपट पड़ी। वो कह कहे लगा रही थी और मैं चीख रहा था। और फिर अचानक एक गूंजदार आवाज सुनकर इन दोनों ने मुझे छोड़ दिया और उठकर एक तरफ खड़ी हो गई। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, एक जानब सिम्बा खड़ा था। इसके चेहरे पर बरहमी के तासरात थे। वो बड़े गुस्सीले अंदाज में इन दोनों औरतों से कुछ कहता रहा। वो खामोश खड़ी रही। इनके चेहरों से मायूसी झलकती थी। मैं इनकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर खड़ा हो गया। चंद मिनट में इनकी वहशत ने मेरी कमीज तार तार कर दी थी। सिम्बा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी ही तलाश में इस तरफ आया था। मैं अपने कबीले की औरतों के इस पहलू के बारे में तुम्हें बताना भूल गया था। इसने रुक कर इन दोनों औरतों से कुछ कहा। वो कह कहे लगाते हुए झाड़ियों में गायब हो गई। सिम्बा मुस्कुराकर मेरी जानब देखने लगा। मैंने उलझे हुए लहजे में इस्तफसार किया, क्या बात है, तुम मेरी तलाश में क्यों आए थे? मैंने अपनी फटी हुई शर्ट को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, बस्ती में एक अजनबी आया है, वो तुमसे मिलना चाहता है। सिम्बा ने कहा, अजनबी मुझसे मिलना चाहता है? मैंने हैरत से कहा और फिर हम दोनों बस्ती में आ गए। बस्ती में दाखिल होते ही बिमला दौड़ती हुई मुझसे लिपट गई। वही हुआ जिसका डर था हिम्मत सिंह। इसने मेरे कान के करीब सरगोशी की। वो आदमी अगरचे हमारे लिए बिल्कुल अजनबी है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो चांगली या नागपाल का आदमी
आदमी है। नागपाल, मेरे दिमाग में धमाका सा हुआ। मैंने बहुत कोशिश की मगर इस नाम से आगे मुझे कुछ याद नहीं आ सका। मैं सर झटक कर रह गया। सिम्बा के कहने के मुताबिक वो अजनबी मुखिया के झोंपड़े में मेरा मुंतजर था, लेकिन सिम्बा पहले मुझे एक और झोंपड़े में ले गया। यहाँ 2 औरतें बैठी हुई थी। सिम्बा ने एक औरत से कुछ कहा जिसने झोंपड़े में एक तरफ रस्सी पर टंगा हुआ ब्राउन रंग का एक चौगा उतार कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने फटी हुई कमीज उतार कर वो चौगा पहन लिया और सिम्बा के साथ झोंपड़े से बाहर आ गया। जब हम मुखिया के झोंपड़े में दाखिल हुए तो बिमला भी हमारे साथ थी। झोंपड़े में एक तरफ तकरीबन 1.5 फुट ऊंचा एक चबूतरा बना हुआ था जो लंबाई चौड़ाई में एक पलंग के बराबर था। इस चबूतरे पर मुखिया और वैद के अलावा वो अजनबी भी बैठा हुआ था जो मुझसे मिलना चाहता था। वो लंबे कद और शरीरे जिस्म का मालिक था। नेपाली लिबास और सर पर गोल टोपी भी। इसके गाल गैर मामूली तौर पर फूले हुए और आंखें छोटी थी जिनमें अयारी की चमक नुमाया थी। ये शख्स पहली ही नजर में मुझे पसंद नहीं आया था। वो बड़ी कीनातोज नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। इसने मुझे देखते ही कुछ कहना चाहा मगर वैद ने इशारे से इसे रोक दिया। इसने मुझे अपने सामने बिठा लिया और मेरी सर की पट्टी खोलने लगा। जख्म का मुआयना करने के बाद इसने थैले में से डिबिया निकाली और जख्म पर मरहम लगाकर दोबारा पट्टी बांध दी और फिर इस अजनबी को इशारा किया कि वो मुझसे बात कर सकता है। मेरा नाम योगेंद्र नाथ है। इसने कोट की जेब से एक मैला सा रुमाल निकालते हुए अपना तारफ कराया। मैं टूरिस्ट ऑफिसर हूँ। मुझे मालूम हुआ था कि तुम अपनी याददाश्त खो चुके हो। इन पहाड़ों में सफर करने वालों की देखभाल करना हम अपना फर्ज समझते हैं। बताओ अब तुम्हें कुछ याद आ रहा है या नहीं? मैंने इसकी तरफ देखते हुए नफी में सर हिला दिया। ये शख्स मुझे जरा भी पसंद नहीं आया था और मेरी ख्वाहिश थी कि ऊट पटांग सवालात से मेरा दिमाग खराब करने की बजाय वो जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए। चंद रस्मी सी बातों के बाद इसने बताया कि वहाँ से 20 मील दूर सड़क के किनारे नीले रंग की एक कार खड़ी हुई मिली है जो टूरिज्म के इलाकाई दफ्तर में मौजूद है। वो मुझसे इस कार की शिनाख्त कराना चाहता था कि वो मेरी है या नहीं। ये जानने के बाद कि मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूँ, इसका ये सवाल ही अहमकाना था। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी साथ नहीं जा सकता। वैद जी ने मुझे आराम का मशवरा दिया है। मैंने कुन आंखियों से वैद की तरफ देखते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं वैद जी से मशवरा कर लेता हूँ, इसने कहा और वैद की तरफ देखते हुए तिब्बती जुबान में कुछ कहने लगा। वो दोनों इस जुबान में कुछ देर बातें करते रहे। फिर योगेंद्र नाथ मेरी तरफ मतवज्जो हो गया। वैद जी ने कहा है कि मैं तुम्हें कल अपने साथ ले जा सकता हूँ। मुझे अफसोस है कि मैं कल भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगा। तुम अगर कोई कार शिनाख्त कराना चाहते हो तो इसे यहाँ क्यों नहीं ले आए? मैंने जवाब दिया, न जाने क्या बात थी कि इस अजनबी की नजरें मुझे सुइयों की तरह अपने जिस्म में चुभती हुई महसूस हो रही थी। कार यहाँ नहीं लाई जा सकती, इसका टायर आज टूटा हुआ है। मैं परसों आऊंगा या फिर इससे अगले दिन। मैं तुम्हारी सेहतयाब होने का इंतजार कर सकता हूँ, मैं फिर आऊंगा। वो शख्स ये कहते हुए उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बिमला के करीब से गुजरते हुए वो एक लम्हे को रुका। इसने बड़ी अजीब सी नजरों से बिमला को देखा और फिर झोंपड़े से बाहर निकल गया। योगेंद्र नाथ चला गया लेकिन मेरे लिए कुछ और उलझने बढ़ गई। न जाने क्या बात थी कि मैं इसकी मौजूदगी में अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। वैद भी जा चुका था और मुखिया भी। झोंपड़े में हम सिर्फ 4 अफराद रह गए थे। मैं, बिमला, सिम्बा और मुखिया की बीवी चबूतरे पर मेरे करीब बैठी हुई थी। ये कौन था? हिम्मत सिंह। बिमला मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, याद करने की कोशिश करो, ये कौन था? हमारे गिर्द खतरात मंडलाना शुरू हो गए हैं। अपने जहन पर जोर देकर कुछ याद करने की कोशिश करो, अब भी हम खैरियत से यहाँ से निकल सकें। मैं नहीं जानता ये शख्स कौन था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैंने जवाब दिया और उठकर झोंपड़े से बाहर आ गया। बिमला भी मेरे साथ ही झोंपड़े से बाहर निकली थी लेकिन इसे तयूब पकड़कर एक तरफ ले गई और मैं मुखिया के झोंपड़े से कुछ दूर एक दरख्त के नीचे पड़े हुए पत्थर पर बैठ गया। मैं योगेंद्र नाथ नामी इस शख्स के बारे में सोच रहा था कि एक आदमी तेज तेज कदम उठाता हुआ मेरे करीब से गुजर गया। इसके खून आलूद हाथ देकर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका था। इसके थोड़ी ही देर बाद वो 2 आदमी एक स्ट्रेचर उठाकर बस्ती में दाखिल हुए। ये कोई बाकायदा स्ट्रेचर नहीं था। लकड़ी की 2 मोटी शाखों को एक दूसरे से फासले पर रखकर पौधों की पतली और लचकदार शाखों से बांधकर स्ट्रेचर तैयार कर लिया गया था और इस स्ट्रेचर पर एक आदमी की लाश पड़ी थी। लाश पर कई जगह जख्म नजर आ रहे थे। इसे बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया था। वो लोग लाश को कहीं दूर से उठाकर लाए थे। इनके साथ 4-5 आदमी और भी थे। स्ट्रेचर मुखिया के झोंपड़े के सामने रख दिया गया। बस्ती में मौजूद
मौजूद लोग वहाँ जमा होना शुरू हो गए थे। मैं भी अपनी जगह से उठकर आगे बढ़ गया। लाश का चेहरा देखते ही मैं बदहवासा हो गया। वो योगेंद्र नाथ था जो महकमा टूरिज्म के ऑफिसर की हैसियत से मुझसे मिला था। अभी मैं लाश को अच्छी तरह देख भी नहीं पाया था कि सिम्बा भी वहाँ पहुँच गया। तुम अपने झोंपड़े में जाओ, मैं कुछ देर बाद तुमसे मुलाकात करूंगा। सिम्बा ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे वहाँ से एक तरफ हटा दिया और आदमियों को लाश उठाने का इशारा किया। मैं अपने झोंपड़े में आ गया और खुले हुए दरवाजे से बाहर का मंजर देखने लगा। झोंपड़ों के दरमियान मुख्तसर से मैदान में बहुत से लोग जमा हो चुके थे। इनमें औरतें भी थी, मर्द भी और बच्चे भी। अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि बिमला तेज तेज कदम उठाती हुई झोंपड़े में दाखिल हुई। वो खासी बदहवास और खौफजदा नजर आ रही थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।